ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप में से किसी ने हीरो होंडा का नाम ना सुना हो। ये वर्ल्ड की टू व्हीलर्स व्हीकल कैटेगरी में सबसे ज्यादा फेमस थे। इसका आइडिया आप इससे लगा सकते हो कि हीरो और होंडा के कोलैबोरेशन में बनी ये कंपनी 90 से लेके अभी तक प्रॉफिटेबल ही रही है। लेकिन आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ कि पूरे व्हीकल मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री को डोमिनेट करने वाली हीरो होंडा को अलग होना पड़ा, और क्यों और कैसे होंडा ने भारत की बनी कंपनी हीरो को धोखा दिया था। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो दोस्तों प्लीज आखिरी तक बने रहना। हीरो कंपनी को ब्रिजमोहन लाल मुंजल जी ने सिर्फ साइकिल बेचने के लिए शुरू किया था। इस कंपनी की स्थापना 1956 में हुई थी और 1975 तक आते आते ये पूरे भारत की सबसे बड़ी साइकिल बेचने वाली कंपनी बन गई। और जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई एक जगह का राजा बन जाता है तो वो अपनी दादागिरी को बाहर एक्सटेंड करने की जरूर सोचता है, और ब्रिजमोहन जी ने भी वही किया। इन्होंने अब साइकिल को इंटरनेशनल लेवल पे बेचा और 1986 तक ये वर्ल्ड की मोस्ट प्रॉफिटेबल साइकिल मैन्युफैक्चरर के लिस्ट में भी आ गए। लेकिन इसी बीच उन्होंने बहुत अलग सी चीज नोटिस की। उन्होंने कहा कि यार भारत में तो अभी साइकिल के अलावा स्कूटर ही आया है, और वो भी बहुत कम ही लोग इसे चलाते हैं। लेकिन बाहर की कंट्रीज में इन स्कूटर बाइक का इतना क्रेज क्यों है? अगर है तो मैं क्यों नहीं घुस रहा इस इंडस्ट्री में? फिर इन्होंने सोचा कि भाई इंडिया में अगर मोटर बाइक का क्रेज नहीं है तो मुझे इस क्रेज को डेवलप करना पड़ेगा, और वो काफी सिंपल है। सस्ते दामों में बिना मेहनत के चलने वाली साइकिल को बेच दो बस। अब ये तो ठान लिया था कि मोटरसाइकिल के बिजनेस में तो जाना ही है, लेकिन दोस्तों एक साइकिल और एक मोटरसाइकिल में डिफरेंस ये है कि मोटरसाइकिल में एक इंजन होता है, और मोहनलाल जी के पास इंजन बनाने की नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों ही नहीं थी। और तब इन्होंने अपने इतने सालों की फेम और स्ट्रगल का फायदा उठाया। उन्होंने इंजन की प्रोडक्शन के लिए सीधा बाहर की कंपनीज को अप्रोच करना शुरू किया। उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर कंपनी होंडा, जो कि एक जापानीज बेस्ड कंपनी थी, उसे अपना प्रपोजल भेजा। और हाँ, उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट बढ़ावा देती थी कि जिस कंपनी को बाहर की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी है वो आराम से कर सकता है, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन वहीं बाहर की कंपनीज को अलाउ नहीं था इंडिया में आके अपना कारोबार चलाना, और इसीलिए होंडा कंपनी को हीरो कंपनी का ये प्रपोजल किसी 1 in a million चांसेस से कम नहीं लगा, और उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। और फाइनली दोनों की सहमत से 1984 में हीरो और होंडा ने हाथ मिला लिए और एग्रीमेंट साइन हुआ कि हीरो मोटर बाइक्स की बॉडी बनाएगा और होंडा उसके इंजन। और कुछ टाइम बाद एक एनओसी भी साइन हुआ जिसमें कहा गया था कि दोनों कंपनी फ्यूचर में एक दूसरे के मुकाबले में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करेगी जिससे उन्हें आपस में बिजनेस करने में तकलीफ हो। डील फाइनल हुई, हीरो होंडा ऑफिशियली एक कंपनी बना और उनका सबसे पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहाँ पे हीरो और होंडा ने भर भर के बाइक्स मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। और 1985 में जब उन्होंने सबसे पहला मोटर बाइक CD100 लॉन्च किया तो काफी तेजी से पॉपुलर हो गया। इंडियन मार्केट में इसका कॉन्सेप्ट बहुत अलग था और माइलेज इतनी देती थी कि सबकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देती थी। ये बाइक्स अफोर्डेबल थे, दिखने में अच्छे थे, और तो और इन्होंने अपनी मार्केटिंग इस कदर की थी कि इसने सभी का दिल जीत लिया था। पता है इस बाइक की टैगलाइन क्या थी? फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट, मतलब पेट्रोल भरो और भूल जाओ। अब दोस्तों आप सोचो, एक जगह स्कूटर और एक जगह ये कूल दिखने वाला हीरो होंडा बाइक जिसमें दोनों की कीमत सेम थी, तो ऑब्वियसली लोगों ने स्कूटर की जगह इन बाइक्स को खरीदना ज्यादा प्रेफर किया, और इनकी इतनी जल्दी बढ़ने का सेल्स का कारण भी यही था। लेकिन कुछ समय बाद इनको एक समस्या का सामना करना पड़ा जिसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। वो ये कि जब जापानीज करेंसी में उछाल आया, जिसकी वजह से जितने भी स्पेयर पार्ट्स जापान से आते थे वो महंगे आने लगे, और बेचारे हीरो होंडा को अपने बाइक्स को सस्ते दामों में बेचना मुश्किल हो गया। दरअसल थोड़े महंगे बाइक्स बेचने का एक और कारण ये भी था कि उस समय फिर इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स मार्केट में उतरने लगे, जैसे सुजुकी, बजाज मोटरसाइकिल्स, टीवीएस और यामाहा। लेकिन डिफरेंस ये था कि नई कंपनी सिर्फ अमीर लोगों को टारगेट करके उन्हें बाइक्स बेची थी। वहीं हीरो होंडा का तो मेन मोटिव यही था कि वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों को ही अपने बाइक्स बेचेंगे, और इसलिए हीरो होंडा अपनी पूरी कोशिश करते थे कि वो कम से कम दामों में अपने मोटर बाइक सेल करें, और यही रीजन था कि बहुत सालों तक फिर इस कंपनी को नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन जब 1990 में डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट हुआ तो फिर सिचुएशन थोड़ी सी ठीक होने लगी, और दोस्तों फिर से हीरो होंडा ने बाइक से अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कुछ ही सालों में उन्होंने 80 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, जो कि दोस्तों उस टाइम पे ये कीमत किसी भी कंपनी के लिए बहुत थी। दोस्तों यहाँ तक तो इनकी सिचुएशन काफी मस्त दिख रही थी, लेकिन ये कहानी सिर्फ ऊपर ऊपर की थी। देखा जाए तो अंदर से उनकी हालत शुरुआत से ही खराब चल रही थी। दरअसल इनकी मैनेजमेंट टीम स्टार्टिंग से ही बिना बात के प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। जैसे होंडा तो अपनी खुद की बाइक्स डेवलप कंट्रीज जैसे अमेरिका और रशिया में सेल कर रही थी, लेकिन हीरो होंडा को होंडा की तरफ से परमिशन नहीं थी कि वो बाहर के देशों में अपनी मोटर बाइक्स बेच सके। एक तरफ तो हीरो अपनी साइकिल के लिए दुनिया भर में फेमस थी, उनका तो इवन गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था, लेकिन पता नहीं किसी कारण होंडा नहीं चाहती थी कि हीरो भी अपनी मोटर बाइक्स की प्रेजेंस फॉरेन मार्केट में बनाए। आपको एग्जैक्ट बताऊं तो इस कंपनी को सिर्फ आसपास के देशों
जैसे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में ही अपनी व्हीकल्स बेचना अलाउड था, लेकिन हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में वो पोजीशन नहीं ले सकी जो आसानी से ले सकती थी। अब एक ही कंपनी थी हीरो और होंडा, जहाँ पे होंडा तो भाई लगी पड़ी थी बड़े बड़े देशों में अपनी सेल्स बढ़ाने में, वहीं बेचारी अपनी हीरो कंपनी को एक ही लिमिटेड स्पेस में ही सीमित कर दिया था। अब गाइस हालत ऐसी थी तो बीच के रिश्ते बिगड़ने तो पक्के थे। आपको पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हीरो मोटर बाइक्स की बॉडी बनाती थी और वहीं होंडा उसके इंजन, है ना। लेकिन बिजनेस ग्रो करने के लिए अगर हीरो को होंडा से अलग भी होना पड़ता था तो वो लोग नहीं हो सकते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें तो इंजन बनाना आता ही नहीं था, वो तो होंडा पे पूरी तरह से डिपेंडेंट थे। अब अगर हीरो को सच में अपना बिजनेस एक्सपेंड करना था, जो होंडा बिल्कुल नहीं चाहती थी, तो उन्हें कैसे भी करके वो इंजन खुद से बनाने पड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, हीरो होंडा बाइक्स बेचने में जितने भी उनके हिस्से में प्रॉफिट आता था उसे वो लोग इंजन के प्रोडक्शन में यूज करने लगे, और होंडा उनके ऐसे करने में बहुत गुस्सा रहती थी और हीरो के इस डिसीजन से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। और फिर क्या, रिलेशन उनके बीच और खराब होने लगे। अब जैसी दोनों कंपनी ने कोलैबोरेशन के वक्त एनओसी साइन किया था, जहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि फ्यूचर में दोनों कंपनी एक दूसरे के खिलाफ ऐसे कोई व्हीकल लॉन्च नहीं करेगी जिससे उनके बिजनेस खराब हो, लेकिन होंडा ने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के 1999 में इंडिया में ही अपनी सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया नाम से लॉन्च कर दिया और उसी प्राइस सेगमेंट में बाइक्स को बेचना शुरू कर दिया जिसमें पहले से ही हीरो होंडा की बाइक्स बिकती थी। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से सोचोगे तो एक बाहर की कंपनी ने अपने इंडियन कंपनी को धोखा देके इंडियन मार्केट में ही अपना धंधा बसा लिया, और जब होंडा ने एक्टिवा स्कूटर लॉन्च किया तो हीरो होंडा और होंडा के कस्टमर्स पूरी तरह से डिवाइड हो गए। होंडा के इस क्लेवर डिसीजन से उन्हें दो जगह से फायदे हो रहे थे। एक तो पहली हीरो होंडा से आता था और उसी कंपनी को बेट्रे करके कि नए वाले इस होंडा कंपनी से भी उन्हें ठीक ठाक पैसा आ जाता था। और 2010 में इन्हीं सब प्रॉब्लम को देखते हुए हीरो कंपनी ने फाइनली होंडा से अलग होने का फैसला लिया। हीरो होंडा में इन दोनों कंपनीज के 26% शेयर्स थे, जिसमें होंडा ने अपने पूरे 26% हीरो को ही बेच दिए, और इन पैसों से ब्रिजमोहन जी ने अपना खुद का कारोबार हीरो मोटरकॉर्प शुरू किया, जिसमें लोगों का कहना था कि ये दोनों कंपनी अलग होने के बाद हीरो खुद से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों आज हम सब जानते हैं कि हीरो मोटरकॉर्प्स को वर्ल्ड की बेस्ट मोटर बाइक्स कंपनी की लिस्ट में शामिल किया जाता है। वैसे गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।